तो आज हम JPA, हाइबरनेट, ORM देखने वाले हैं। JPA का फुल फॉर्म क्या है? जावा परसिस्टेंस API। सबसे पहले तो हम मैवन देखने वाले हैं। मैवन क्या है? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल। लेट्स से एग्जांपल, अगर अपने प्रोजेक्ट में अपन मैवन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? लेट्स से एग्जांपल, हमको एक एप्लीकेशन बना रहा है और हमको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने का है। तो हमें पता है हम JDBC टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, JDBC जार को डाउनलोड करते थे और क्लास पाथ में ऐड करते थे। ये बहुत लेंदी प्रोसेस था। JDBC के लिए तो एक ही जार था, इसलिए हम ये इजीली कर पा रहे थे कि एक जार को डाउनलोड कर रहे हैं और क्लास पाथ में ऐड कर रहे हैं। बट लेट्स से हमें JPA हाइबरनेट को यूज़ करना है, तो 50 प्लस जार को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर क्लास पाथ में ऐड करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल आया। तो क्या होगा, हम अगर मैवन को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेंगे तो ये अपने आप ही सारे जार्स ऐड कर देगा। हमें सिर्फ डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी हाइबरनेट की, हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेंगी pom.xml में, और इसे जितने भी जार चाहिए वो अपने आप ही डाउनलोड कर लेगा। ओके, ठीक है, समझ गया। मैवन क्या है? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल है। हमें अगर हाइबरनेट JPA यूज़ करना है तो हम डायरेक्ट उसकी डिपेंडेंसी pom.xml में डाल देंगे और उसे जितने भी जार चाहिए वो अपने आप ही डाउनलोड कर देंगे। अगर मैवन को हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमें खुद से जार को ऐड करना पड़ेगा क्लास पाथ में, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। टू यूज JPA एंड हाइबरनेट इन अ प्रोजेक्ट you need to add multiple jars, so this is very time consuming process. So we are using dependency management tool, that is maven. We add dependency in form.xml file and it directly add all jars whatever it needed, ठीक है। ओके, तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज JPA हाइबरनेट ORM। तो सबसे पहले तो बिफोर JPA, अगर हमें हमारे एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो हमें पता है हम JDBC टेक्नोलॉजी या JDBC API का यूज़ करते थे, ठीक है। तो जो भी हम CRUD ऑपरेशन करते थे, क्योंकि हमें पता है हम डेटाबेस का यूज़ करते ही क्यों है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन का हमें डेटा स्टोर करना रहेगा डेटाबेस में, या हमें CRUD ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म करने के लिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं, और एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में हम JDBC टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर JDBC का अगर डायरेक्टली यूज़ करेंगे ना तो यहाँ पे हमें टू मच कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ये हमने ऑलरेडी किया है, ओके। ये देखो, तो बिफोर JPA हाउ वी डू डेटाबेस कनेक्टिविटी अर्लियर। तो एप्लीकेशन से हम डायरेक्ट JDBC टेक्नोलॉजी, इन दोनों के बीच में हम JDBC टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे एप्लीकेशन एंड डेटाबेस के बीच में। सो फॉर CRUD ऑपरेशन बेसिकली वी आर डूइंग CRUD ऑपरेशन, हियर वी राइट टू मच कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन को हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो एप्लीकेशन में रहती है कंट्रोलर लेयर, फिर रहती है बिजनेस या सर्विस लेयर, और फिर रहती है डेटा एक्सेस लेयर, और फिर ये डेटा एक्सेस लेयर JDBC से कांटेक्ट करती है, JDBC डेटाबेस से, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेजोरिटी टाइम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि डेटा एक्सेस लेयर से JDBC कैसे कांटेक्ट करेंगे, टू मच कोड लिखेंगे, टू मच कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड फिर देन वो डेटाबेस से डेटा लाएगा। तो हम मेजोरिटी टाइम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ये तो बिजनेस लेयर सॉल्व करने वाला है ना। कंट्रोलर लेयर तो API एक्सपोज करता है, हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बिजनेस लेयर या सर्विस लेयर ही कर रहा है ना। तो हमें मेजोरिटी टाइम यहाँ पे देना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ही पूरा टाइम दे देंगे तो ये कब सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। तो हमारा मेजोरिटी टाइम यहाँ पे फोकस रहने को ना। तो यही कंसेप्ट को यहाँ पे हो क्या रहा था कि JDBC अगर हम यूज़ कर रहे थे डायरेक्टली एप्लीकेशन से कनेक्ट कर रहे थे JDBC, तो टू मच कोड लिखना पड़ रहा था एंड टू मच कॉन्फ़िगरेशन। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ORM आया। ORM बेसिकली एक कंसेप्ट है, ठीक है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ORM कम्स इनटू पिक्चर। तो बेसिकली ORM क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट को देखने के बाद तुमको जावा याद आने को ना, रिलेशनल यानी डेटाबेस एंड मैपिंग यानी जावा और डेटाबेस के बीच में मैपिंग, ठीक है। तो सिंपल एक लाइन में बोलूँ ना तो ORM क्या है? तो लेट्स से एक कोई क्लास है स्टूडेंट जिसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स है, ओके, वेरिएबल्स भी बोल सकते हो, रोल नंबर, नेम, एड्रेस। तो जब भी स्टूडेंट का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो डायरेक्टली वो डेटाबेस में स्टोर हो जाने को ना ये ORM बोलता है, विदाउट राइटिंग एनी SQL क्वेरी। डायरेक्ट हम सिर्फ जावा का कोड लिखेंगे और ये जब भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा वो एक स्टूडेंट टेबल में स्टोर हो जाने को ये ORM कंसेप्ट बोलता है,
ठीक है, ORM क्या है, एक कंसेप्ट है और ये ऐसा बोलता है कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो डायरेक्टली टेबल में स्टोर हो जाने को होना। तो यही कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हाइबरनेट है। ठीक है, बेसिकली ORM एक कंसेप्ट है एंड हाइबरनेट इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क दैट इम्प्लीमेंट्स ORM कंसेप्ट। ओके, तो सबसे पहले तो ये लेट से हमने स्टूडेंट क्लास बनाई है। तो बेसिकली ये एक एंटिटी है, एंटिटी बोल तो विच इज़ हैविंग एट्रीब्यूट्स। ठीक है ना, ये स्टूडेंट हमने जो भी क्लास बनाई है ये एंटिटी है या मॉडल भी बोल सकते हो। तो ORM क्या एक कंसेप्ट है यूज टू मैप एंटिटी विथ रिलेशनल डेटाबेस। तो सिंपल सी बात है कि जब भी तुम कोई एंटिटी बना रहे हो, लेट्स से स्टूडेंट का तुम डेटा स्टोर कर रहे हो, एक तुमने स्टूडेंट की एक एंटिटी बना दी है जिसके अंदर रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, एग्जाम्पल। अब जब भी तुम एक नया स्टूडेंट बनाओगे तो उसको एक डेटाबेस में स्टोर करोगे और डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाओगे, स्टूडेंट नाम का टेबल, जिसके अंदर तुम फिल करोगे रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। ठीक है, तो एंटिटी समझ गया और डेटाबेस। तो ORM कंसेप्ट है जो कि मैप करता है एंटिटी एंड डेटाबेस को। Whenever object is created, it is easily stored in table without writing any SQL query, only Java code लिखेंगे अपन। ओके, ठीक है, ORM एक कंसेप्ट है एंड हाइबरनेट इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क दैट इम्प्लीमेंट्स ORM कंसेप्ट। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है कि जो भी एप्लीकेशन लेयर होती है उसके अंदर 3 लेयर होती है, एक कंट्रोलर, बिजनेस, डेटाबेस एंड डेटा एक्सेस लेयर। अगर हम ORM को यूज़ नहीं कर रहे थे तो डायरेक्ट डेटा एक्सेस लेयर JDBC से बात कर रहा था और JDBC डेटाबेस से। लेकिन अब हम क्या करेंगे, डेटा एक्सेस लेयर ORM से बात करेंगे और ORM JDBC से। बिहाइंड द सीन JDBC तो यूज़ होंगे ही। ओके, तो ये बेसिकली अभी ORM एक कंसेप्ट है। ओके, ORM ऐसा कुछ है नहीं, बस एक वो कंसेप्ट बताया हुआ है कि ऐसा होने को ना, कि विदाउट राइटिंग एनी SQL क्वेरी, डायरेक्टली राइटिंग जावा कोड, whenever object is created directly showing into the table in the database। ठीक है, तो ORM एक कंसेप्ट है एंड हाइबरनेट इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क दैट इम्प्लीमेंट्स ORM फ्रेमवर्क। अब आप पूछोगे JPA क्या है, तो JPA एक स्टैंडर्ड ब्लूप्रिंट स्पेसिफिकेशन सेट ऑफ इंटरफेस है एंड हाइबरनेट क्या है, उसका ही इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, अच्छे से देखते हैं। तो बेसिकली ये ऐसा समझो एक इंटरफेस है और इम्प्लीमेंटेशन हाइबरनेट में प्रोवाइड करी हुई है, इक्लिप्स लिंक में, डेटा न्यूक्लियस में। ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क है जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं JPA को। ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं JPA को। JPA एक इंटरफेस है और ये इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, ORM बेसिकली एक कंसेप्ट है जो बताता है कि विदाउट राइटिंग एनी SQL क्वेरी, डेटा डायरेक्ट स्टोर होने को ना जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, तो यही कंसेप्ट का एक JPA एक बस स्पेसिफिकेशन है, इंटरफेस है, सेट ऑफ इंटरफेस। और हाइबरनेट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ठीक है, तो हुआ क्या था, एक सबसे पहले तो एक हाइबरनेट फ्रेमवर्क बनाया गया था। JPA जब था ही नहीं, तो हाइबरनेट बहुत यूज़फुल था, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क था। तो बाद में क्या कर दिया था कि हाइबरनेट से JPA बना दिया था, यानी यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकेशन बता दिया था और फिर इसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन बनाए गए थे, जैसे इक्लिप्स लिंक, डेटा न्यूक्लियस, ये सब डिफरेंट फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर। ORM इज अ कंसेप्ट, JPA इज अ स्पेसिफिकेशन है, सेट ऑफ इंटरफेस, एंड इसको इम्प्लीमेंटेशन हाइबरनेट करता है। इसको ORM इंटरफेस भी बोल सकते हैं एंड हाइबरनेट को ORM इम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने तुमको बोला कि ORM कंसेप्ट क्या बोलता है कि विदाउट राइटिंग एनी SQL क्वेरी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो डायरेक्टली स्टोर हो जाने को ना डेटाबेस के अंदर टेबल में। ओके, तो ये तो कंसेप्ट बोल रहा था सिर्फ ORM, लेकिन एक्चुअल ये करेंगे कौन, हाइबरनेट, क्योंकि हाइबरनेट में इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड है और JPA स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो हाइबरनेट कर देंगे, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो टेबल में अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो टेबल बनेगा, उसके अंदर वो डाल देंगे डेटा। अगर टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो सिर्फ डेटा डाल देंगे। ओके, तो सबसे पहले अब करेंगे क्या अपन, हमको पता है अगर JPA और हाइबरनेट हमको यूज़ करना है तो 50+ जार्स अपने को हमारे क्लास पाथ में ऐड करना पड़ेगा। तो हम ये इतना टीडियस काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मैवन प्रोजेक्ट बनेंगे और उसके अंदर ही हम डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे, जो कि हाइबरनेट की है डिपेंडेंसी, ये डायरेक्टली ऐड कर देंगे सो दैट वो अपने आप ही पूरे जार्स डाउनलोड कर देंगे। और बिहाइंड द सीन हमें पता है कि वो ORM JDBC को यूज़ कर रही है। ठीक है, तो जो भी JDBC, उसके लिए हमें ड्राइवर लगता है। लेट्स से हम MySQL डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो हम MySQL
ड्राइवर डाल देंगे। ठीक है, माई स्क्वायर कनेक्टर जावा, ये भी हम डिपेंडेंसी पॉम डॉट एक्सएमएल में डाल देंगे। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे मैं बनाता हूँ अभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मैवन प्रोजेक्ट बनाएंगे। न्यू मैवन प्रोजेक्ट, तो क्रिएट ए सिंपल एंड स्कीप आर्किटेक्चर, नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नाम डाल देंगे, लेट्स से JPA प्रोजेक्ट, JPA प्रोजेक्ट। ओके, एंड देन फिनिश। तो अब ये 100% होने के बाद हमारा JPA प्रो बन जाएगा। ठीक है, तो अभी SRC मेन जावा में हम एक पैकेज बनाएंगे, लेट्स से पैकेज 1, पैक 1 हम नाम देते हैं। ओके, और अब हम यहाँ पे लेट्स से हम एक क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, एक एम्प्लॉय हमने क्लास बना दिया। ओके, तो लेट्स से एम्प्लॉय के अंदर सबसे पहले तो प्राइवेट इंट ID, ठीक है, एंड देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस। ओके, तो अब हम ये सब इसकी वेरिएबल्स हैं, और अब हम क्या करेंगे, गेटर्स एंड सेटर्स बनेंगे, कंस्ट्रक्टर बनेंगे। तो सोर्स में जाएंगे, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, जनरेट। तो ये इसके गेटर्स एंड सेटर्स बन गए। अब हमें क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड एंड विदाउट फील्ड, जनरेट, एंड और एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे यूजिंग फील्ड एंड डीसिलेक्ट ऑल एंड देन जनरेट। ठीक है, तो हमारे कंस्ट्रक्टर बन गए। हमने किया कि सिंपल सा काम किया है, क्लास एम्प्लॉय बनाया, एट्रीब्यूट्स गेटर्स एंड सेटर्स, कंस्ट्रक्टर। अब मैंने एक चीज़ बताया था आपको, @entity एनोटेशन। मैंने सिर्फ एंटिटी बताया था क्या है, ये एम्प्लॉय क्या है, एंटिटीज है ना, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो हम अभी @entity हमने क्या किया है, हाइबरनेट की जो भी डिपेंडेंसी थी हमने फॉर्म डॉट XML में डाल दी है। तो ये @entity नोटेशन हमें हाइबरनेट ही देता है। लेकिन अब यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे ना, हम हाइबरनेट का यूज़ नहीं करेंगे, हम कैनॉट रिजॉल्व टाइप। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, ये देखो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, जो कि मैंने अभी बताया था। तो डायरेक्ट तुम MVN रिपोजिटरी पे जाके सर्च कर सकते हो JPA हाइबरनेट डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये तुम्हें डिपेंडेंसीज के अंदर ये 2 डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ता है। ओके, तो लेट्स से मैं कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट इन pom.xml। ये एक pom.xml फाइल है, और ये यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर ये 2 डिपेंडेंसी ऐड करना है। सेव करेंगे एंड देन एक बार प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करेंगे, देन मैवन अपडेट करेंगे, अपडेट प्रोजेक्ट। तो ठीक है, अपडेट होने दो एंड देन एम्प्लॉय को जाएंगे, और यहाँ पे हम @entity करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे इंपोर्ट, ये देखो एक तो हाइबरनेट से भी आ रही है और एक जावा एक्स से भी आ रही है। तो हम जावा एक्स वाला लेंगे, जावा एक्स परसिस्टेंस यानी JPA वाला लेंगे। ये हमने ऐसा क्यों किया, ये अभी इसको अपन फोकस करते हैं। सबसे पहले तो तुमको एंटिटी समझ गया होगा। कोई भी हम क्लास बना रहे हैं ना, जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स है और वो हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, जब भी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम उसको एंटिटी ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अभी इमेजिन करो, अब ये हाइबरनेट है, अगर तुमने इसको हाइबरनेट ले लिया, कल जाके तुमको बोला कि अब दूसरा फ्रेमवर्क आ गया मार्केट में और तुमको इसको स्विच कराना है,
तो कितना टीडियस काम हो जाएगा कि हर एक को तुमको ये सब कट करना पड़ेगा और जो नया वाला है उसका ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हाइबरनेट की है, लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ तो जावा एक्स किया है ना, जेपीए का यूज़ किया है ना। तो समझ रहे हो क्या डीकपल कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हमको अभी दूसरे फ्रेमवर्क में स्विच करना रहा तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे फ्रेमवर्क जेपीए का ही, जेपीए से ही बने हैं। जेपीए क्या है, स्पेसिफिकेशन ही है ना, ठीक है ना। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जेपीए है ना, और हमने जेपीए का यूज़ किया है, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। तो हमने एंटिटी तो बना दी है, हमने अभी एंटिटी तो बना दी है। तो लेट्स से अभी हमें करना क्या है कि डेटा डेटाबेस में स्टोर करना है। एम्प्लॉय का हम ऑब्जेक्ट बनेंगे और उसका हम स्टोर करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं, क्रिएट एम्प्लॉय करके एक क्रिएट एम्प्लॉय करके हम एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड क्रिएट, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे जाएंगे, तो बेसिकली अभी तुमको क्या करना है, एसआरसी मेन रिसोर्सेज में एक मेटा एनएफ फाइल फोल्डर बनाना है, और उसके अंदर persistent डॉट एक्सएमएल फाइल बनाने का है, ठीक है। तो एक्चुअल जो तुम्हारा काम है कि जो डेटा है तुम्हारा ओ आर एम कंसेप्ट कैसे बेस होता है, बेसिकली यही फाइल है, उसके कारण ही तुम्हारा जो CRUD ऑपरेशन है वो पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एसआरसी मेन रिसोर्सेज में फोल्डर बनाएंगे, मेटा एनएफ, ओके। मेटा एनएफ फोल्डर बना दिया, और इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे persistence डॉट XML, persistent डॉट XML फाइल बना देंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे और persistence डॉट XML फाइल JPA कनेक्ट persistence XML फाइल कोड ठीक है। तो हम persistent XML फाइल कोड ना, और हम MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं, यूजिंग MySQL डेटाबेस, ठीक है। तो हमें कोड दे देंगे और ये अपन कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ओके। ओके, तो ये पूरा तुमने दिया क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो एक परसिस्टेंस यूनिट है, ओके। और इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या क्या है देखो। तो बेसिकली इसको अपन एक डिटेल में देखने वाले हैं कि हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो यही बताता है कि तुम्हारा डेटाबेस कौन सा है। ये देखो डेटाबेस कौन सा है, यहाँ पे अपन डेटाबेस का नेम देंगे, डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, एंड देन कौन सा ड्राइवर है, जैसे माइस्क्ल का ड्राइवर, देन हाइबरनेट की प्रॉपर्टीज़, हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हो क्या रहा है, एक हम स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं, ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, एप्लीकेशन में 3 लेयर है, ठीक है। तो डेटा एक्सेस लेयर जेडीबीसी से कांटेक्ट करता था और जेडीबीसी डेटाबेस से कांटेक्ट करता था। ये हम ऐसा पूरा कोड लिखते थे। क्यों कोड लिखते थे, क्योंकि हमको डेटा, जो भी हमारा एप्लीकेशन का डेटा है, डेटाबेस में स्टोर कराना है, बेसिकली CRUD ऑपरेशन कराने का था। इसके लिए हम ये सब ऐसा यूज़ करते थे। ये तो हमारा हो गया एप्लीकेशन, एंड देन जेडीबीसी एंड देन डेटाबेस। अब जेडीबीसी यूज़ कर रहे थे डायरेक्टली हम, डेटा एक्सेस लेयर अगर जेडीबीसी से डायरेक्ट बात कर रहा था ना, तो उसको टू मच कोड एंड टू मच कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, ये हमको पता है। अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा एक्सेस लेयर ORM से बात करेंगे। ORM एक कंसेप्ट है, बेसिकली बिहाइंड द सीन हम हाइबरनेट यूज़ कर रहे हैं। और हाइबरनेट किसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जेपीए की, ठीक है।
क्लियर? ओके ठीक है। तो बेसिकली हम डेटा एक्सेस लेयर ORM से बात करने वाला है। ORM एक कंसेप्ट है, यानी डेटा एक्सेस लेयर JPA हाइबरनेट से बात करने वाला है। हाइबरनेट इम्प्लीमेंटेशन है और JPA एक स्पेसिफिकेशन है। तो डेटा एक्सेस लेयर अब हाइबरनेट से बात करने वाला है और हाइबरनेट बिहाइंड द सीन JDBC से ही बात करने वाला है। क्योंकि ये देखो, तो सबसे पहले तो ये देखो, जो भी हाइबरनेट की अपन ने डिपेंडेंसी ऐड कर दी तो वो हमको बहुत सारे एनोटेशन देता है। सबसे पहले तो @entity एनोटेशन दिया इसने। इसको @entity हमने जैसे इधर लगा दिया, ये देखो @entity जैसे ही बना दिया इसने, हाइबरनेट ने इसको एंटिटी बना दिया। ठीक है, समझ गया? जैसे ही अपन ने हाइबरनेट की डिपेंडेंसी ऐड कर दी, @entity उसने आपको एनोटेशन दिया और वो अपन JPA का यूज़ करेंगे, क्योंकि कल जाके हमको हाइबरनेट से जगह दूसरे फ्रेमवर्क में स्विच करना रहा बिना, तो अभी हमें कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन JPA है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन बाकी फ्रेमवर्क का जो करेंगे, जैसे हम फ्रेमवर्क हाइबरनेट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इम्प्लीमेंटेशन हाइबरनेट की आ जाएंगी। ओके ठीक है, @entity लगा दिया है, यानी हाइबरनेट ने इसको एंटिटी ट्रीट कर रहा है अब इसको, ये एक समझ गया। ओके, अब मेन चीज़ क्या होती है, persistence डॉट XML फाइल होती है इसके अंदर, persistence डॉट XML फाइल। ठीक है, ये देखो ये होती है एक persistence डॉट XML फाइल। तो इसके अंदर बेसिकली वो बताता है कि तुम्हारा कौन सा डेटाबेस है, डेटाबेस का पासवर्ड, यूज़र नेम, कौन सा तुम JDB ड्राइवर यूज़ करने वाले हो, जैसे MySQL बिहाइंड द सीन, क्योंकि ये तो JDBC को यूज ही कर रहे हैं ना, ORM JDBC से बात करेंगे तो उसको मालूम रहने को ना कि कौन सा डेटाबेस है, सो दैट उसके रिगार्डिंग उसको ड्राइवर तो लगेंगे ही ना। हम JDBC से बात नहीं कर रहे हैं, डेटा एक्सेस लेयर अब डायरेक्ट ORM से बात करेंगे और ORM इससे बात करेंगे JDBC से। ओके ठीक है, तो बेसिकली ये जो persistent डॉट XML फाइल है, इसके थ्रू ही हम डेटा को, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस की तो इन्फॉर्मेशन है ही हमारे पास, हाइबरनेट की स्पेसिफिकेशन भी है, ये अपडेट क्या है ये भी देखेंगे, HBM2 DDL प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और परसिस्टेंस यूनिट भी होता है, इसका कोई नाम है। ठीक है, तो परसिस्टेंस यूनिट के थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे डेटाबेस के अंदर। ओके, तो लेट्स से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो लेट्स से मैंने कॉपी किया है, अब इसको इधर से भी कर सकते हो, ChatGPT सेम ही है, बस तुमको सब बराबर लिखना पड़ेगा, दैट इज़ डेटाबेस नेम। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से नेम पर यूनिट ही दे रहा हूँ, परसिस्टेंस यूनिट का नेम है। ओके, यहाँ पे मेरा डेटाबेस का नेम NewDB, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, एंड देन या MySQL यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, तो सेव करता हूँ। ठीक है, एंड देन क्रिएट एम्प्लॉय पे जाएंगे हम। तो अब यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड देन, तो अभी हमको क्या रीड करना है, डेटा फ्रॉम JPA कोड। ओके, हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम द JPA कोड। तो बेसिकली होता क्या है, एक एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री होती है, वो एंटिटी मैनेजर को बनाती है। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री एक इंटरफेस है जो कि हम JPA का यूज़ कर रहे हैं, JPA हाइबरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, जो कि एंटिटी मैनेजर को बनाता है। और एंटिटी मैनेजर एंटिटी ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता है। ओके ठीक है, एंटिटी मैनेजर एंटिटी ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ डेटा इन द persistent डॉट XML फाइल इट हेल्प्स टू स्टोर इन द डेटाबेस। क्या बोला मैंने, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री एंटिटी मैनेजर को बनाता है, एंटिटी मैनेजर एंटिटी ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ डेटा इन द persistent डॉट XML फाइल, जो भी डेटा इसके अंदर, इसके थ्रू जो भी एंटिटी ऑब्जेक्ट्स है उसको वो स्टोर कराता है डेटाबेस में। ठीक है, ये देखो हमारे पास कोड आ गया है, हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम द, लेकिन हमको अभी पहले स्टोर कराना है फिर रीड करेंगे हम। तो हाउ टू स्टोर डेटा इन, हाउ टू स्टोर डेटा JPA कोड। ठीक है, तो हम ये ऐसे डाल रहे हैं।
तो स्टोर करेंगे तो कैसा रहेगा कोड वो देखेंगे हम। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी एंड देन पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो ये एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री है, इधर मैं क्लिक करता हूँ। इंपोर्ट फ्रॉम जेपीए करने का अपने को। ठीक है, परसिस्टेंस भी एक क्लास है, इंपोर्ट करने का है। और यहाँ पे मेरा नेम क्या था, वो परसिस्टेंस यूनिट का पर यूनिट था, है ना। ओके, एक बार हम देख लेते हैं। परसिस्टेंस डॉट एक्सएमएल में नेम क्या था हमारा, पर यूनिट, राइट। क्रिएट एम्प्लॉय डॉट जावा पर यूनिट, हमें एंटिटी मैनेजर को भी इंपोर्ट कर देंगे। एंड देन इंपोर्ट एंटिटी मैनेजर फ्रॉम जेपीए। तो सबसे पहले कर रहा है एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री। एंटिटी मैनेजर को बनाता है। एंटिटी मैनेजर किसको बनाता है, एंटिटी मैनेजर एंटिटी ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता है। ओके, तो हम जेपीए कोड टू स्टोर डेटा इन माइस्क्ल डेटाबेस ये डालते हैं चैट जीपीटी में। तो तुमको है ना पूरा आ जाएगा कोड। सबसे पहले तो ये देखो इसने क्या बनाया, एक पर्सन डॉट जावा एक एंटिटी बनाया। ठीक है, अभी हमने जो भी पढ़ा है ना इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, हम अभी तक के डेटाबेस में स्टोर कर रहे थे जेडीबीसी टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब हम ORM कंसेप्ट यूज़ करेंगे, दैट इज़ विदाउट राइटिंग एनी एसक्यूएल क्वेरी यू कैन स्टोर डेटा इन डेटाबेस। ओके, तो ये देखो इसने एक एंटिटी बनाया, एंटिटी क्लास दैट इज़ पर्सन डॉट जावा। ठीक है, इसने आईडी नेम सिर्फ दो ही वैल्यू इसके अंदर, और हम @id भी यूज़ करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम एम्प्लॉय की इधर चले जाते हो, और इधर जो भी मेरी आईडी है ना उधर, ये मेरी प्राइमरी की है, तो इसको मैं ऐसा होवर करता हूँ एंड देन इंपोर्ट आईडी फ्रॉम। ठीक है, तो मैंने प्राइमरी की भी बना दिया है। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर्स बना दिए। फिर हमने जेपे कोड टू स्टोर डेटा, तो ये वाला कोड है टू स्टोर डेटा। ओके, ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इधर चल जाएंगे एंड दैट इज़, तो सबसे पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, एम्प्लॉय P1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। और इसके अंदर डिटेल्स क्या क्या डालने का हमें, आईडी नेम एड्रेस। लेट्स से आईडी 1, नेम रोहन, एड्रेस लेट्स से हमने एम्प्लॉय बना दिया है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन बिगिन हो गई। ये ट्राई करेंगे यूर एंटिटी क्लास। अपनी एंटिटी क्लास क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने बना दिया है, तो हम ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको कमेंट करेंगे, और डायरेक्टली हम यहाँ पे अपनी एंटिटी पेस्ट कर देंगे E1 और em डॉट परसिस्ट एंटिटी। तो हम यहाँ पे एंटिटी का नाम क्या है हमारा E1, फिर em डॉट गेट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, यानी कमिटिंग द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो एंटिटी क्या है हमारी E1। ओके, तो फाइनली ये क्लोज कर देंगे एंड देन इसको सेव करेंगे। एंड अभी कुछ एरर आ रही है क्या हम देखेंगे। तो इसको हमें कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने अंदर बना दिया है, तो एरर चले गया है। तो लेट्स से हम इसको रन करते हैं, जो कि हमारी मेन फाइल है, जो कि एंट्री पॉइंट है। तो क्रिएट एम्प्लॉय रन एज जावा एप्लीकेशन, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर हो गया होगा। तो लेट्स से हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे,
तो देखो न्यू डीबी एक डेटाबेस है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय एक टेबल ऐड हो गया है, ठीक है। तो लेट्स से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करते हैं हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हमें एम्प्लॉय के अंदर 1 इंडिया रोहन आ गया नाम। तो आई थिंक इट्स क्लियर कि ईजी है ये सब कोड करना। ओके, तो लेट्स से अभी मैंने इसके पहले आपको एक कोड बताया था कि हमको अभी डेटा क्या करना है, रीड करना है। तो ये हम कॉपी करेंगे कोड, रीड एम्प्लॉय, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, पूरे डिटेल में देखेंगे क्राउड ऑपरेशन। और मोस्टली यहाँ पे जो परसिस्टेंस यूनिट के अंदर हमने देखा है अपडेट, या अपडेट क्या करता है, अगर टेबल एग्जिस्ट है, अगर हमने कुछ स्कीमा अगर चेंज भी किया है ना तो अपडेट कर देगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कमांड है, जैसे क्रिएट है, वैलिडेट है, ड्रॉप, नन। तो डिफरेंट डिफरेंट है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो एक शॉर्ट में बताऊँ तो एक सिंपल सी बात है, हम पहले JDBC टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, उसके अंदर हम बहुत सारा कोड एंड बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन करते थे एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे अभी ORM कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पे ORM कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। हम डेटा एक्सेस लेयर ORM से बात करेंगे और ORM JDBC से बात करेंगे। ORM तो बेसिकली एक कंसेप्ट है, यानी वो कुछ है नहीं, एक कंसेप्ट है बस। तो हम तो यहाँ पे हाइबरनेट JPA यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हाइबरनेट का यूज़ करेंगे, जैसे डिपेंडेंसी ऐड करती कि हमारे पास @entity एनोटेशन है जो एंटिटी बना देता है, ये समझ गया। फिर बाद में उसके अंदर वो यूज़ कर रहा है तो हमारे पास एक फाइल होती है persistent.xml, जिसके अंदर वो डेटा का यूज़ करके, ठीक है, वो डेटा का यूज़ करके हम हमारा जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसको हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री जो कि एक इंटरफेस है, जो कि हम हाइबरनेट जैसे हम डिपेंडेंसी ऐड कर देते तो हमको मिल जाता है। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री क्या बनाता है, ये देखो, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री एंटिटी मैनेजर को बनाता है। ये देखो, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री persistent डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर। इससे हमको इसका रिटर्न टाइप एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री है जो कि इंटरफेस है, ठीक है। ओके, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री से हम एंटिटी मैनेजर बनाते हैं और एंटिटी मैनेजर मैनेज करता है ऑल द एंटिटी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन बिगिन होगा, ट्रांजेक्शन बिगिन हुआ, फिर जो भी हमें करना है, यानी एंटिटी मैनेजर एंटिटी ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करेंगे, यानी परसिस्ट करेंगे। परसिस्ट का मतलब क्या, स्टोर करना। बाद में ट्रांजेक्शन कमिट यानी क्लोज, एंड देन ये कैच फाइनली वही है कि क्लोज कर देंगे आखिर में एंटिटी मैनेजर को भी एंड एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री को भी। ओके, ठीक है, समझ में आ गया कि हम हमारे डेटा को कैसे परसिस्ट स्टोर कराते हैं डेटाबेस में विदाउट राइटिंग एनी एसक्यूएल क्वेरी, ओनली राइटिंग ओनली द जावा कोड, ठीक है। तो persistent.xml फाइल होती है जिसके अंदर परसिस्टेंस यूनिट के थ्रू हम डेटा को परसिस्ट कराते हैं, ठीक है। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री जो कि एंटिटी मैनेजर बनाता है, एंटिटी मैनेजर जो कि मैनेज करता है एंटिटी ऑब्जेक्ट्स को। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो भी क्रेड ऑपरेशन करते हैं उसे हम जो भी क्रेड ऑपरेशन करते हैं उसे हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया है, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, ये देखो ट्रांजेक्शन क्या है। फिर हम DDL कमांड्स देखने वाले हैं, इन्यूमरेटेड एनोटेशन देखने वाले हैं, ठीक है, एंड रिलेशनशिप देखने वाले हैं। ओके, एंड देन we will do Spring and Spring Boot and we will do lots of projects.